जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी की आज विशाल रैली होने वाली है और आज सुबह 10 बजे उधमपुर में विजय शंखनाद रैली होगी। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में भी पीएम नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उम्मीदवार हैं। वहीं शाम 3:30 बजे पीएम मोदी दौसा भी जाएंगे और वहां पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विशाल जनसभा होगी। शुरुआत इसकी आज जम्मू कश्मीर से करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उधमपुर में वो विशाल रैली करने वाले हैं और आज सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। विजय शंखनाद रैली नाम दिया गया है इस रैली को और उसके बाद आगे बढ़ेंगे राजस्थान की ओर। राजस्थान में बाड़मेर की ओर जाएंगे और वहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उम्मीदवार हैं और उन्हीं के समर्थन में उनकी ओर से एक रैली की जाएगी और शाम 3:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी दौसा भी जाएंगे। वहां पीएम मोदी का एक रोड शो होगा। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित बाजपेयी की वहां के पुलिस वालों से तीखी बहस हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने ईद के मौके पर नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ बदतमीजी की और जब इसका विरोध किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी के बाद वहां ऐसा बवाल हुआ कि बात बुरी तरह बिगड़ गई। अपने कुछ समर्थकों के साथ विधायक अमित बाजपेयी थाने पहुंचे और पुलिस वालों पर हल्ला बोल दिया। इस बहस के दौरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने गुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए हद में रहने की चेतावनी भी दी। जब पुलिस वाले सम्राट विकास यादव को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी के वो सभी कार्यकर्ता खुद को भी गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। बुलाइए, हम लोग बंद होने आए, हमको बंद करिए, बस एक दिन बाद नहीं है। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के जिस सम्राट विकास यादव को गिरफ्तार किया गया उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। उन पर ईद के मौके पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे। पुलिस ने दावा किया कि इसी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक कानपुर के शाही ईदगाह में ईद के जश्न के दौरान सम्राट विकास यादव ने लस्सी बांटने के लिए एक स्टॉल लगा दिया था, जबकि उन्हें इस बात की इजाजत नहीं मिली थी। पुलिस के मुताबिक जब उन्हें रोका गया तो वो ईदगाह के दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। इससे आने जाने का रास्ता जाम हो गया और जब हालात काबू से बाहर हो गए तो पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहीं बैठ के नमाज पढ़े। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर साजिश के तहत सम्राट विकास यादव को गिरफ्तार किया। इसके अलावा वहां पहुंचे कई और लोगों को भी जानबूझकर परेशान किया गया। मैदान के अंदर नमाजियों को पुलिस बदतमीजी से खदेड़ रही थी। बताया गया कि इसके बाद पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसी ईदगाह के बाहर नारेबाजी की और फिर विरोध जताने के लिए थाने पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी की आज विशाल रैली होने वाली है और आज सुबह 10 बजे उधमपुर में विजय शंखनाद रैली होगी। पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग इस रैली में शिरकत करेंगे। रैली की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रैली के मद्देनजर आज शाम 5 बजे तक नो फ्लाइंग जोन रहेगा और ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें उधमपुर से जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जो इससे पहले भी 2 बार चुनावी मैदान में रह चुके हैं बीजेपी की ओर से और अब उनको तीसरी बार यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। और ऐसे में अब देखना होगा कि जनता तक नरेंद्र मोदी की आवाज पहुंचती है या फिर नहीं, क्योंकि विशाल रैली यहां पर होने वाली है और ऐसे में कई व्यवस्थाएं, कई तैयारियां यहां पर की गई हैं। और यह भी देखा जाना चाहिए कि ये चुनावी रैली के मद्देनजर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर जाएंगे। इससे पहले साल 2014 में भी वो गए थे और अब ये दूसरी बार होगा। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में कदम रखेंगे और ऐसे में कई सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और इससे पहले भी वो चुनाव वहां पर जीत चुके थे और एक बार फिर से वो वहां से ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार हो रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम मोदी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उम्मीदवार हैं और कैलाश चौधरी के समर्थन में वोट प्रधानमंत्री मांगेंगे। विशाल जनसभा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम 3:30 बजे पीएम मोदी दौसा भी जाएंगे और वहां पीएम मोदी का एक रोड शो होगा और उस रोड शो में भी वो तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें सबसे पहला कार्यक्रम उनका जम्मू कश्मीर का होगा। आज का पहला पड़ाव, पहला चुनावी पड़ाव, उसके बाद फिर वो राजस्थान की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां पर जोधपुर वो जाएंगे। बाड़मेर में उनकी एक विशाल जनसभा होने वाली है और ऐसे में फिर
उनका आखिरी पड़ाव होगा आज का दौसा। दौसा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक रोड शो किया जाना है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में पुरजोर तरीके से बीजेपी लगी हुई है और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके लिए खुद चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को किस तरीके से जो काम अब तक 10 सालों में किया गया है वो जनता के बीच रखने का काम खुद स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान संभाली हुई है और इसी वजह से वो अब तक कई सारी रैलियां कर चुके हैं। दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्व हो या फिर इसके अलावा पश्चिम हो, हर जगह को साधना चाहते हैं, हर चुनावी रैली को साधना चाहते हैं, जनता के बीच तक पहुंचना चाहते हैं और इसी वजह से एक दिन में 2 से 3 रैलियां लगातार उनकी ओर से की जा रही हैं। हर दिन वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांग रहे हैं। और आज ऐसे में सबसे पहले 10 बजे वो जम्मू कश्मीर जाएंगे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर वो बढ़ेंगे राजस्थान की ओर। प्रधानमंत्री ने कच्चा द्वीप के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर बयान दिया था और सवाल पूछा था। राजस्थान के करौली में हुई रैली में प्रधानमंत्री ने उसी सवाल का जवाब दिया और कच्चा द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को खरी खरी सुना दी। प्रधानमंत्री दिग्विजय सिंह के एक दिन पहले आए बयान की वजह से भड़के और उन्होंने कांग्रेस की पुरानी सरकारों के फैसलों पर उंगली उठाई। रहता नहीं तो क्या दे नहीं है क्या? फिर से रेगिस्तान को तुम क्या कहोगे? कल यही कहोगे कोई रहता है क्या? एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कच्चा द्वीप के मुद्दे पर बयान दिया था और वहां की आबादी की बात करते हुए सवाल पूछा था। वहां के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या? प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि 1974 में कांग्रेस की सरकार ने कच्चा द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था, जबकि यह द्वीप भारत का हिस्सा था। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर यह आरोप आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के आधार पर लगाया था। आरटीआई की रिपोर्ट में 4 बातों पर जोर दिया गया था और उन्हीं के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर एक समझौते के तहत कच्चा द्वीप श्रीलंका को देने का आरोप लगाया गया था और दावा किया गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सियासी फायदा उठाने के लिए यह समझौता किया था। सरकार के मुताबिक आरटीआई के जरिए मिली जानकारी में बताया गया था कि 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति ने एक समझौता किया था और उसके तहत कच्चा द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। या यूं कहें कि सरकार का कहना है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री ने इस बारे में पिछले साल सदन में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान भी बात की थी। के अन्नामलाई पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की खुद प्रधानमंत्री ने तीखी आलोचना की। प्रधानमंत्री ने दयानिधि मारन के बयान के जवाब में परिवारवाद का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि परिवारवाद की राजनीति करने वाले युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और उनका हौसला तोड़ने के लिए इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री ने दयानिधि मारन के बयान को उनके घमंड का सबूत बताया। अहंकार में कहा कौन है वो? अन्नामलाई और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने मारन के बयान के जवाब में परिवारवाद का मुद्दा उठाया तो के अन्नामलाई ने भी कुछ इसी अंदाज में अपने ऊपर हुए हमले का जवाब दिया। Dayanidhi Maran, if you remove his word Maran from there, he will not even get a job as anybody in any place. यानी दयानिधि मारन का बयान आते ही बीजेपी ने तमिलनाडु की सियासत में फल फूल रहे राजनीतिक परिवारों को घेर लिया, क्योंकि तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई का किसी सियासी परिवार से ताल्लुक नहीं है। वो पहले एक पुलिस अधिकारी थे और 2020 में वो बीजेपी का हिस्सा बन गए थे और इसके 9 महीने बाद ही 2021 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया था। उन्होंने 2021 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी को मजबूत करने में खूब पसीना बहाया और कहते हैं कि प्रधानमंत्री उन पर भरोसा करते हैं। इसीलिए बीजेपी ने तमिलनाडु में अन्नामलाई के दम पर चुनाव में उतरने का फैसला किया। अन्नामलाई खुद तमिलनाडु के कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में अपने चुनाव अभियान का आगाज भी वहीं से किया था। गौरव वल्लभ के बाद बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने भी जयराम रमेश पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी नेताओं से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान चुप रहने को कहा था। यानी बीते 10 दिन में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले दूसरे नेता रोहन गुप्ता ने भी सीधे सीधे जयराम रमेश को इसके लिए जिम्मेदार माना। जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 4 दिन के बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ने में असमर्थता जताते हुए टिकट लौटा दी थी। इसके लिए उन्होंने पिता की तबीयत ठीक नहीं होने का हवाला दिया था। रोहन गुप्ता कांग्रेस आईटी सेल और सोशल मीडिया के हेड रह चुके हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे।
रोहन गुप्ता की तरह ही इसी महीने 4 अप्रैल को कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसके लिए उन्होंने भी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को ही जिम्मेदार ठहराया था। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए आज कांग्रेस चला रहे हैं, जिन्होंने कभी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर विचारधारा से भटकने का भी आरोप लगाया।